हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और आज हम बात करने आए हैं बैंकिंग नियम संशोधन विधेयक को लेकर। जो बैंकिंग के लॉज हैं उन लॉज को संशोधित किया जा रहा है। इसको लेकर एक अभी अधिनियम आया है, संसद में पेश किया गया है। आप सबको पता है कि बैंकिंग हमारे जीवन का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बैंक्स, जब बैंक की परिभाषा को आप लोग पढ़ते हैं तो एक ऐसी संस्था है जो लोगों की जमा को स्वीकार करती है, उनको ऋण देती है और पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को चलाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप ऐसी संस्था को क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। अब इनमें कुछ सुधार लेकर आए गए हैं। इन सुधारों को समझने की कोशिश करेंगे और जब हम लोग अपने एग्जाम की बात करते हैं तो GS3 में ये बहुत हेल्प आपको करेंगे। सरकार का कहना है कि जो बैंकिंग है, इस बैंकिंग को अब हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं और सिंप्लीफाई करने का आशा ये है कि जो बैंकिंग नियम है उनको हम सिंपल या सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये PIB का आर्टिकल है। क्या चेंजेस करेंगे इन सबको जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, आप अगर इन क्लासेस के PDF को चाहते हैं तो ज्वाइन दिस ग्रुप फॉर PDF गौरव शर्मा UPSC। टेलीग्राम पे जाइए @GS_LIB। आपके मन में अगर कोई डाउट है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे जुड़िए, मेरे साथ जो भी आपके डाउट हैं उनको शेयर कीजिए और उनके समाधान यहाँ पर पाइए। चलिए अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक क्या कहता है, देखो, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 इसका नाम है। कभी कभार सीधा नाम भी आ जाता है पेपर में। भारत की बैंकिंग व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए लाया गया है। तो क्यों लेकर आए हैं, इन पर ध्यान रखना। बैंकों को मॉडर्न बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है और सेफ या सिक्योर बनाने के लिए लाया गया है। एक महत्वपूर्ण सुधार है। इस अधिनियम के तहत 5 प्रमुख बैंकिंग कानूनों में बदलाव किए गए हैं। तो ये नंबर भी याद रखना कि 5 जो बैंक के कानून हैं, इन कानूनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। तो क्या किए गए हैं ये भी देखो। जैसे जमाकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं। उत्तराधिकार नॉमिनेशन प्रक्रिया जो है इसको आसान बनाना है। सहकारी बैंकों के शासन को मजबूत किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में PSP में ऑडिट गुणवत्ता सुधरे। बैंकिंग सिस्टम में एक रूपता और पारदर्शिता आए। इन कानूनों को बनाने के पीछे जो पर्पज है बड़े सिंपल है। क्या सिंपल कर पर्पज है सर? ये सारे के सारे हैं कि जमाकर्ताओं की सुरक्षा को हमको बढ़ावा देना है। इसी के साथ में उत्तराधिकार नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है इसको और आसान किया गया है। नॉमिनेशन को लेकर अक्सर लड़ाई होती है। भारत में संपत्ति का बंटवारा प्रॉपर नहीं हो पाता है और जब नहीं हो पाता है तो जो उत्तराधिकार होते हैं, जो नॉमिनी होते हैं, उन्हीं के पास पैसा जाता है। इसको लेके बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो जो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, इसमें इस पर विशेष फोकस किया गया है कि जो उत्तराधिकारी हैं इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया है, नॉमिनीज की संख्या को बढ़ा दिया गया है। सहकारी बैंकों को थोड़ा सा और मजबूत किया गया है। कुल मिला के हमारी जो सारी की सारी बैंकिंग सिस्टम है इसमें रिफॉर्म लाने के प्रयास किए गए हैं इस बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 के द्वारा। अब देखो भाई, सबसे पहला है नॉमिनेशन। जो नॉमिनेशन है, नॉमिनी है, इनको आधुनिक बनाना। अब एक खाते में 4 तक नॉमिनी बनाए जा सकते हैं। जैसे आपका जो अकाउंट है, आप इसमें नॉमिनी पहले 1 और 2 बनाते थे। आपको चूज करना होता है कि 1 बनाना है, 2 बनाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली अपने पार्टनर और अपने बच्चों को ही लोग क्या करते हैं, नॉमिनी बना देते हैं। लेकिन अब आपके पास फैसिलिटी है, आप 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। मतलब पार्टनर और जो भी आपके 2 या 3 बच्चे हैं, इन सबको आप इसमें नॉमिनी बना सकते हैं। ये पहला फायदा हमको यहाँ देखने को मिलेगा। अब वो लड़ाई वाली कहानी नहीं रहेगी। उत्तराधिकार की प्रक्रिया आसान करना। परिवारों को बैंक से पैसा या लॉकर क्लेम करने में कम परेशानी होगी। मतलब जो उत्तराधिकारी नियम है इनको आसान किया जाएगा। अब 4 उत्तराधिकारी हैं तो पैसा लेने में कोई दिक्कत ही नहीं है। जो उत्तराधिकारी है उसको पैसा उतनी मात्रा में मिल जाएगा जिस रेशियो में डिसाइड किया गया होगा। अगर नहीं किया होगा तो बराबर मात्रा में पैसा मिल जाएगा, जो भी पैसा होगा उसका। तो उत्तराधिकार नियमों को भी आसान किया गया है। बैंकिंग गवर्नेंस मजबूत करना।
सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है। ये एक इंपॉर्टेंट है। देखो, बैंकिंग गवर्नेंस को इनके द्वारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। जब भी मैं आपसे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की बात करता हूं तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपका हिस्सा, बैंक में हिस्सा। जैसे अगर पहले 5 लाख रुपए या इससे ज़्यादा आपका बैंक में अमाउंट हुआ करता था तो आप बैंक के हिस्सेदार या पार्टनर के तौर पे माने जाते थे। अब इसको बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए के आसपास कर दिया है, तो बैंकिंग गवर्नेंस इससे बड़ा आसान हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऑडिट सुधार, पीएसबी बैंक को ऑडिटर की फीस तय करने का अधिकार है। जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं इनको अब फीस तय करने का अधिकार है कि ऑडिटर से किस फीस पे ये ऑडिट कराएंगे। हालांकि इसके फायदे और नुकसान दोनों देखने को मिलेंगे। आप बताइएगा ये सही है या गलत है। कोऑपरेटिव बैंक में सुधार, निदेशकों का कार्यकाल 8 से 10 वर्ष कर दिया है। जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके कार्यकाल को 10 वर्ष बढ़ा दिया है, तो और स्वायत्तता दे दी है और कोऑपरेटिव बैंकों के विकास को मजबूती मिलेगी। अनक्लेम्ड मनी का बेहतर प्रबंधन, IEPFE फंड में ट्रांसफर कर देंगे। जो भी अनक्लेम्ड मनी है हम उसको एक इंटीग्रेटेड फंड बनाकर, जिसको हम लोग डेवलपमेंट फंड के नाम से जानेंगे, या विभिन्न जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें इसको फिर यूज किया जाएगा। और रिपोर्टिंग सिस्टम का आधुनिकीकरण, फ्राइडे की जगह मंथ एंड और फोर्टनाइट एंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मतलब अब आपको हर फ्राइडे को रिपोर्टिंग नहीं करनी है। जैसे बैंक के जो भी रिपोर्ट्स होती थी वो हर फ्राइडे को सबमिट होती थी, इसको थोड़ा आसान कर दिया गया है। आप 15 दिन में या 1 महीने में आप अपनी सारी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बैंक के कर्मचारियों पर जो अतिरिक्त बर्डन होता था वह कम होगा, वे काम आसानी से करेंगे और काम बेहतर तरीके से करेंगे, तो इससे प्रोडक्टिविटी या उत्पाद गुणवत्ता में सुधार आएगा। तो ये सारे के सारे रिफॉर्म्स या इतने सारे के सारे सुधार इस बैंकिंग कानून या बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 में सुझाए गए हैं और ये बैंकिंग प्रक्रिया को आसान बनाएंगे। कौन कौन से कानूनों में संशोधन हुआ है? देखो, आरबीआई एक्ट 1934, आप सबको पता है कि आरबीआई जिसकी स्थापना 1935 में हुई, इसका जो एक्ट है वह 1934 का है, तो इसमें संशोधन कर दिया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंक अधिनियम जो हमारा एक्ट है 1949, जिसके द्वारा सभी जो बैंक हैं बैंकों को रेगुलेट किया जाता है, या कोई भी संस्था बैंक बनेगी वो सारी की सारी शर्तें यहाँ पर रहती हैं, इसमें सुधार कर दिया है। एसबीआई का एक्ट है 1955, क्योंकि एसबीआई में भी तो सुधार करना है। बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, तो बैंकिंग कंपनीज जो एक्ट है ये 1970 का है, और बैंकिंग कंपनीज जो एक्ट 1980, इन दोनों में भी सुधार किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से कानूनों में संशोधन किया गया है, किसमें नहीं किया गया है। यूपीएससी आपको पता है कि ऐसे सवालों पर बड़ा बिलीव करती है। आपसे पूछेगा किन किन प्रावधानों में संशोधन किया गया है, उनमें से 1 या 2 नहीं होंगे। कौन कौन से बैंकिंग अधिनियम में संशोधन किया गया है, उनमें से 1 या 2 नहीं मिलेंगे। तो ये पूरी जानकारी हमको यूपीएससी रिलेवेंस याद रखना है। इन जनरल तो याद रखना ही रखना है, लेकिन यूपीएससी यहाँ से सवाल बनाने की पूरी कोशिश करेगा, तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। देखो, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन बैंकिंग लॉज, बहुत सारे बैंक हैं, ये बैंक के लॉज कैसे बने आप लोग देखेंगे। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का है और इसके थ्रू हमने आरबीआई बना दी। फिर आप लोग देख रहे हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है, जिसको हम लोग बैंक अधिनियम के नाम से जानते हैं, कि जो बैंक अधिनियम है ये कब का है, 1949 का, और इसके द्वारा सारी की सारी बैंक ऑपरेट होती हैं, रेगुलेट होती हैं, कि बैंक की परिभाषा क्या है, इनकी जो फंड्स हैं वो कितने रहेंगे, बैंकिंग एक्टिविटी कैसे होंगी, वो सब इसी में डिफाइन किया गया है। कौन सी शेड्यूल्ड बैंक होती हैं, कौन सी नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होती हैं, प्राइवेट बैंक्स क्या होती हैं, पब्लिक बैंक क्या होती हैं, ये सारी की सारी बातें बेटा आपको यहीं पर मिलेंगी। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है 1955 में, जिसने एसबीआई बनाया। एसबीआई जो भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, आप सबको पता है कि पहले 3 बैंक हुआ करते थे, जिसमें बॉम्बे, मद्रास और चेन्नई, इन 3 बैंकों को मिला के हमने 1955 में एक बैंक बना दिया, जिसको आप लोग एसबीआई के नाम से जानते हैं। बाद में ढेर सारे मर्जर किए गए और ये भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक यही है। फिर आप लोग देखेंगे तो ये हमको देखने को मिल जाता है 1970 और 80 के बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट है। और फिर हम लोग देखते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 1994 एंड बैंकिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1994। 1994 में हमने संशोधन किया बैंकिंग अधिनियमों में,
तो कभी भी पूछ सकता है कि 25 में जो संशोधन हो रहा है उससे पहले मेजर संशोधन कब हुआ, आप बता देंगे 1994 में भी हुआ है। ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग आगे पढ़ते हैं तो बैंक रेगुलेशन एक्ट 2007 साथ में संशोधन कर दिया, बैंकिंग लॉज 2012 में बदल दिए, फिर हम लोग देखेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 में बदल दिया, और अब 2025 में भी हम इसमें संशोधन कर रहे हैं। तो जो बैंकों का रेगुलेशन है इसमें कब कब संशोधन किया गया है, ये पूरी की पूरी टाइमलाइन आपके सामने है, आप इसको देख लीजिएगा। और ये जो बैंकिंग संशोधन है 2025 का, इसके द्वारा कुछ व्यवस्थाओं को सुलभ, पारदर्शी और सरल बनाने पर फोकस किया गया है, इसी के पर्पज से इसको पास किया गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन जरूर बनाएगा। अब ये क्वेश्चन है कि बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025, एक बैंक खाते में अधिकतर 4 नॉमिनी रखने की अनुमति है। आप इनके बारे में मुझे बताइएगा, इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं, और ये सारे के सारे जो आंसर हैं आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक मेंस के लिए क्वेश्चन है, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 भारत की बैंकिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जमाकर्ता केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कथन के संदर्भ में अधिनियम के प्रमुख प्रावधान और भारतीय बैंकिंग शासन पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये मेंस आंसर राइटिंग करनी है। अब आपके काम की बात है, देखो आप 2027 की तैयारी कर रहे हो तो 9 दिसंबर से हमारा एक फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। तो 2027 वाले जो बच्चे हैं आपके लिए ये कोर्स मात्र 10,999 से शुरू हो रहा है, अगर आप जीएस लाइव कोड का यूज करते हैं। और 9 दिसंबर को शाम 6 बजे से एक बहुत ही शानदार टीम आपको यहाँ पढ़ा रही है। आपकी पूरी प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नोट्स आपको मिलते हैं, क्रक्स आपको मिलती है, मेंटरशिप आपको मिलता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ पर है, और सबसे बड़ी बात, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो ये पैसा भी आपसे वापस कर दिया जाता है, ये भी नहीं रखा जाता है। ठीक है, आप अगर 2028 को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास सामान्य अध्ययन प्रतिज्ञा एक फाउंडेशन बैच है, इसकी प्राइस 29,999 है। जीएस लाइव कोड के थ्रू आप इसको भी आसानी से अवेल करा सकते हैं। 9 दिसंबर 2025 से इस बैच की शुरुआत हो रही है शाम को 6 बजे। तो इन कोर्सेज में एनरोल करें। पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर आ जाइए, ये टेलीग्राम चैनल है, ये इंस्टाग्राम है। और लेक्चर आपको कैसा लगा, आपकी व्यूज हमको जरूर बताइएगा। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।